बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो एक पेपर की डिस्कशन है। असिस्टेंट पंजाब पुलिस ओल्ड केस 2020-21 के अंदर जो है ना ये एडवर्टाइज़ हुआ था, उसके रिसेंटली पेपर हुए हैं। तो ये बैच 4 की जो है ना वीडियो है हमारे पास, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है बैच 4। तो आए उसके MCQs को मिलकर डिस्कस करते हैं। अगेन जब मैं पेपर की वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ शुरू में कि ये हमारे पास टेंटेटिव MCQs होते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं होते ना, क्योंकि PPSC को पेपर तो शेयर नहीं करता। आप स्टूडेंट हमारे साथ शेयर करते हैं, हाँ, हम उसको थोड़े से इंफॉर्मेटिव वे में आपसे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप उसके मुताबिक अपने जवाबात लगाइएगा या देखिएगा। बाकी कुछ और चीज़ें न्यू भी सीखेंगे इसमें हम। तो पहला जो MCQs है वो है चिन्योट। चिन्योट जो है ना झंग के पास शहर है, ख़ास तौर पे फर्नीचर के लिए बहुत मशहूर है। इज़ फेमस फॉर विच रिजर्व्स। अब उसने फर्नीचर का नहीं पूछा, उसने पूछा रिजर्व्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है ना आयरन और थोड़े बहुत ट्रेसेस कॉपर के भी पाए जाते हैं। तो आयरन ओर्स के लिए यानी कि लोहे की जो कानें हैं वो भी चिन्योट जो है उसके लिए क्या है, मशहूर है। फिर उसके बाद WWW कंप्यूटिंग के अंदर यूज़ होता है, इन्वेंटेड बाय। तो टिम बर्नर्स ली वो पहला बंदा था जिसने एक कंपनी के साथ काम कर रहा था, उसने WWW को क्या किया था, इन्वेंट किया था। और साल जो है वो 1989 था। ईयर जो था वो क्या था, 1989। कहता है विच टूल इज़ यूज्ड फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। वैसे तो ढेर सारे टूल यूज़ होते हैं, लेकिन ये YouTube के जो टूल्स हैं इसमें आप वीडियो स्ट्रीमिंग क्या कर रहे होते हो, बेसिकली के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो आपके पेपर के अकॉर्डिंग ये जो है ना YouTube हो सकता है। फिर एक प्रोवर्ब है, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स फायर। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स, क्या आएगा इसका जवाब, फायर आएगा। वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स फायर। जिन्स आर क्रिएटेड फ्रॉम, आपको पता है कि इंसान मट्टी से बने हैं, जिन जो हैं वो आग से बने हैं। और कौन सी, स्मोकलेस फायर, प्योर कार्बन। तो इसका मतलब ये सॉरी कार्बन बोल रहा हूँ, किससे बने हैं, आग से बने हुए हैं। और स्मोकलेस जो है वो क्या है, जिसमें कार्बन शामिल ना हो, जिन उससे बने हुए हैं। अब खाली जगह के पर निकल आए तो च्यूंटी, यानी कि वो कहते हैं जब च्यूंटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। जब अपने इंसान खुद को डिस्ट्रक्टिव होने लगता है तो अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड काम करने लग जाता है। फिर डायरेक्टर ऑफ FIA, आजकल जो हैं वो डॉक्टर उस्मान अनवर FIA को देख रहे हैं। ये ग्रेड 21 के PSP पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं। इन्होंने Feb 3 2026 को, ये करंट अफेयर के लिए भी आप याद रख सकते हैं, FIA का चार्ज संभाला है। बड़ा मशहूर और रिपीटेड MCQs है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो पहले गवर्नर जो थे स्टेट बैंक के वो कौन थे, जाहिद हुसैन। आपका जो सही आंसर होगा दैट वुड बी दी जाहिद हुसैन। आफ्टर कैद आज़म हु वाज द गवर्नर जनरल। पाकिस्तान के अंदर 4 गवर्नर जनरल आए हैं। पहला कैद आज़म, दूसरे नंबर पे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, तीसरे नंबर पे गुलाम मोहम्मद, चौथे सिकंदर मिर्ज़ा। 1956 में जाकर ये जो गवर्नर जनरल का ओहदा है ये ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि 1956 में पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान जो है वो गवर्नर जनरल नहीं बल्कि मुल्क का बड़ा प्रेसिडेंट होगा। तो दूसरा जो है वो क्या था, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। आपका जो सही आंसर होगा वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन होगा। फिर प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें प्रेसिडेंट या सदारती निज़ाम था, तो दैट वाज 1962 अयूब खान के दौर में दिया गया। बेसिकली इसके टेलर मास्टर भी अयूब खान खुद ही थे। तो अयूब खान ने जो दिया निज़ाम दिया वो सदारती, अयूब खान खुद जो है वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे। फिर है हु अटेंडेड द फर्स्ट इस्लामिक समिट। फर्स्ट इस्लामिक समिट से मुराद ये है कि OIC की पहली मीटिंग वो कहता है कहाँ पर हुई। तो याद रखिएगा रबत के अंदर हुई थी, मराकेश के अंदर मोरक्को। और पाकिस्तान की तरफ से याह्या खान साहब ने इसमें क्या किया था, शिरकत की थी। क्योंकि ये है वाक़या सितंबर 1969 का। तब तक सितंबर 1969 से पहले अयूब खान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, मुल्क में मार्शल लॉ था। तो याह्या खान साहब ने क्या किया था, OIC का पहला समिट जो रबत में हुआ, मोरक्को में हुआ, उसको क्या किया था, अटेंड किया था। फिर विच सी इज़ एडजेसेंट टू बलोचिस्तान। बलोचिस्तान क्या पूरे पाकिस्तान को जो सी लगता है इंडियन ओशन में वो अरेबियन सी है। साउथ में पाकिस्तान के क्या लगता है, अरेबियन सी।
फिर कहता है कि लैंड लॉक्ड स्टेट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर थाईलैंड आ जाता है, आपके पास फिलिपीन आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है। कहता है इसमें ऐसा मुल्क बताएं जिसको समंदर नहीं लगता। थाईलैंड को भी लगता है, इंडोनेशिया को भी लगता है। तो आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो सही आंसर था दैट वाज लेओस। लेओस जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। फिर कहता है पाकिस्तान 7 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये बेसिकली प्रोग्राम है IMF का, एग्जेक्टिव बोर्ड का, इज द कंट्रीज बेल आउट प्रोग्राम। तो कौन से नंबर का है? हो सकता है आपके पेपर के अकॉर्डिंग 24 जो है ऑप्शन दिया गया हो, वैसे ये हमारे पास 25th प्रोग्राम है। 25वीं बार जो है पाकिस्तान IMF में जा रहा है और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को अवेल कर रहा है। तो 25th अगर पेपर में था तो वो सही जवाब होगा, अगर चारों ऑप्शन में 24 था तो ये करीब तरीन है, आप इसको ऑप्ट करेंगे। कहते हैं हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया ऑफ चिकन कॉलरा। चिकन कॉलरा का जो बैक्टीरिया है वो किसने बेसिकली दरियाफ्त किया था? तो इसका जो सही आंसर है फ्रांस का साइंटिस्ट था लुइस पास्चर। इसने चिकन कॉलरा से जो है ना बैक्टीरिया मल्टोसीडा जो है उसको क्या किया था, अलग किया था। तो जो सही ऑप्शन होगा दैट वुड बी लुइस पास्चर। और लुइस पास्चर कहाँ का था? फ्रेंच साइंटिस्ट था। नेक्स्ट जो है वो पूछता है कि प्रेसिडेंट ऑफ AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर डाइड रिसेंटली। तो सुल्तान महमूद चौधरी जो हैं वो रिसेंटली क्या हुए हैं, 2026 में उनकी डेथ हुई है। बड़े लंबे अरसे से वो बीमार थे, इस्लामाबाद में उनकी डेथ हुई। अगर वो डेट पूछ लेता है एज अ करंट अफेयर तो 31 जनवरी 2026 को इनकी क्या होती है, AJK प्रेसिडेंट की डेथ होती है। फिर कहता है कि वेट ऑफ अ मटेरियल इज 50 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द वेट वुड बिकम एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो कहता है कि ये सिफर ज़मीन है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है, उसका 50 न्यूटन जो है वो वेट है। अगर वो सेंटर पे चली जाए तो उसका वेट क्या होगा? तो उसका वेट जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। किसी चीज़ का भी वेट दो जगह पे ज़ीरो हो जाता है, या तो वो ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर स्पेस में चली जाए, या क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी उसके सेंटर की वजह से होती है, या सेंटर पे चली जाए। तो स्पेस में भी चीज़ें वेटलेस हो जाती हैं या उनका वेट ज़ीरो हो जाता है। कोई जिस्म, ये फ़र्जी बात है, अगर ज़मीन के सेंटर पे चला जाएगा, वैसे जा नहीं सकता, अब तक कोई ताकत ज़मीन को इतना खोद ही नहीं पाई हम इंसानों में से, तो वेट जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि सेंटर के अलावा ज़मीन कहीं नहीं खींचेगी बंदे को। और वेट जो है वो ग्रेविटी की वजह से होता है, जिस फोर्स से ज़मीन किसी जिस्म को सेंटर की जानिब अट्रैक्ट करती है। फिर कहता है कि बलूचिस्तान का एलिवेटेड प्लेटू जो है उसे हम लोकल ज़बान में क्या बोलते हैं? तो हम उसे बोलते हैं खुरासान, क्योंकि ईरान के साथ अटैच है बलूचिस्तान, तो ईरान वाला थोड़ा बहुत अफ़गानिस्तान का जो है एरिया हदीस में भी आता है, हम उसको खुरासान बोलते हैं। तो बलूचिस्तान की वो भी जो प्लेटू है हम उसको खुरासान प्लेटू भी बोलते हैं। कहता है एज ऑफ द अर्थ, ज़मीन की, हमारे पूरे जो सोलर सिस्टम है उसकी उम्र 4.5 से लेकर 4.6 बिलियन है। वो सूरज की पूछे तो भी आप यही जवाब लगाओगे, और अगर ज़मीन की पूछेगा तो भी आप 4.5 से 4.6 बिलियन ईयर्स लगाओगे। कहता है कि विच मेमोरी हैज़ नॉट मूविंग पार्ट, जिसके मूविंग पार्ट नहीं होते। यहाँ पे ऑप्शन में SSDs दी गई हैं, रैम दिया गया, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो ये सारी की सारी मूविंग पार्ट है। तो अगर आपके पेपर के अंदर कहीं पे फ्लॉपी डिस्क था या हार्ड डिस्क का ऑप्शन दिया गया था तो दैट वुड बी द राइट आंसर, वरना ये तीनों जो हैं ये मूवेबल पार्ट रखती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, कहता है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर किस लिए होते हैं? वो ऑपरेट एंड कंट्रोल्स द फिजिकल हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स होते हैं उनको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए क्या यूज़ होते हैं? फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ बेसिकली कहता है कि HDL1 मॉलिक्यूल फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड को जो है ना इन्फेक्ट करते हैं। ये बेसिकली HDL1 सेल्स जो हैं अगर इनकी फुकदान हो जाए तो इसकी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की नर्वस सिस्टम की डिजीज़ होती हैं। नर्व सेल्स के ऊपर जो माइलिन शीट होती है वो जो है ना क्या होती है, प्रॉपरली बन नहीं रही होती। नेक्स्ट जो है कहता है कि सूरा अत्तीन में किन 2 प्लेसेस या जगहों का जिक्र मौजूद है? तो वो कहता है तूर सीनीन यानी कि माउंटेन सिनाई इजिप्ट के अंदर है, सिनाई पेनिनसुला, कोह तूर जिसको बोलते हैं, उसका जिक्र है। फिर है अल बालादिल अमीन, बालादिल का मतलब है द सेफ सिटी, कुरान में कहा गया, और सेफ सिटी कहा गया है मक्का को। इसका मतलब है कि सूरह 3 के अंदर मक्का का जिक्र था।
और सॉरी है, और जो है ना कोहे तूर का जिक्र है या सिनाई माउंटेन का जिक्र है उसके अंदर। फिर कहता है प्रोवर्ब को पूरा करें, कंप्लीट करें। द डिस्क्रिशन इज बेटर, फिर आगे जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स है, कहता है पार्ट ऑफ द वेलर। डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ द वेलर। इससे मुराद ये है कि अगर आप में हिम्मत भी है, हौसला भी है, जुर्रत भी है, तो फिर भी आपको मोहतात होकर चलना होता है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मोहतात होना क्या है, अफजल है। तो डिस्क्रिशन इज़ बेटर पार्ट ऑफ वेलर। फिर है ट्रूकुलेंट का एंटोनाइम्स बताएं। ट्रूकुलेंट का मतलब होता है एग्रेसिव, जो लड़ने के लिए तैयार रहे हर वक्त। तो ट्रूकुलेंट का जो एंटोनाइम्स है, जो उलट है, वो कोऑपरेटिव, हर किसी की मदद करने वाला या पीसफुल। नेक्स्ट जो है ऑब्लिकी। ऑब्लिकी सिनोनिम वो कहता है क्या बताएं, तो विटोपिरेट। ऑब्लिकी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज़ करना, किसी को बुरे अल्फाज में याद करना। तो इसका सिनोनिम भी विटोपिरेट है। इसका मतलब ये होता है चेस्टाइज करना, किसी बंदे को जो है ना गलत अल्फाज से याद करना। ड्रॉल, ड्रॉल का कहता है एंटोनिम बताएं। ड्रॉल का मतलब होता है मज़ाहिया, कॉमिकल, कॉमिक्स बनाने वाला। तो इसका जो एंटोनिम होगा, उलट होगा, वो सीरियस होगा। फिर है नथिंग सीम्ड इन दिस रूम आएगा, या आगे दोबारा ये एमसीक्यूज रिपीट होगा, तो वहां इसको हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कहता है कि क्योटो अ फेमस सिटी ऑफ विच कंट्री। तो क्योटो जो है दैट इज फेमस सिटी ऑफ द जापान, क्योंकि क्योटो के अंदर ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को फ़िज़ा में कम करेंगे, इंडस्ट्री ऐसी लगाएंगे जो कार्बन प्रोड्यूस ना करे। और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 11 दिसंबर 1997, और शहर कौन सा था, जापान का। तो इस वजह से क्योटो इज़ फेमस सिटी ऑफ जापान। फिर कहता है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और वो रिप्रोग्रामेबल भी हो, जिसको दोबारा से रिप्रोग्राम किया जाए, तो दैट इज़ बेसिकली प्रॉम। और अगर प्रोग्रामेबल का पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी या रोम आएगा, क्योंकि रोम नॉन वोलेटाइल है, कंप्यूटर बंद भी कर दें तो इसके अंदर जो मेमोरी है वो डिलीट नहीं होती, रैम में से चली जाती है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके अंदर जो ऑप्शन दिए गया उसमें जो यूनिक्स है दैट वाज द राइट आंसर, कि वो क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फ्रेंड्स नॉट मास्टर, कहता है ये बुक किसने लिखी है, तो इसका जो सही ऑप्शन है, ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, अयूब खान की किताब है फ्रेंड्स नॉट मास्टर। तो अयूब खान वाज द राइट आंसर। फिर कहता है सीनियर प्यूनी जज ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट। प्यूनी जज का मतलब ये होता है कि जो सीनियर जजेस बैठे होते हैं, जो चीफ जस्टिस होता है, उसके बिल्कुल सब ऑर्डिनेट, उसका जो जूनियर होता है उसका नाम बताएं। तो जस्टिस कामरान खान वाज द राइट आंसर। वो क्या है, सीनियर प्यूनी जज। इसको प्यूनी बोला जाता है, एस नहीं पढ़ा जाता इसमें। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है 34, कहता है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रोग्रामिंग इन द कंप्यूटर। ये खातून थी जिसका नाम था एडा लवलेस। तो एडा लवलेस ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग जो है कंप्यूटर के अंदर क्या कराई थी, मुतारिफ कराई थी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज। कहता है कि पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट ऑन डेट। तो 28 मई 1998, इसको हम यौम तकबीर भी बोलते हैं। और 28 मई को पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उनकी तादाद थी 5। इसका कोड नेम है चागी 1। मैं इसको 1 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको चागी 2 के बारे में भी बताऊंगा। चागी 1 के अंदर 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए, और जो पहाड़ियाँ थीं उनका नाम रास्को था। एमसीक्यूज गलत नहीं कीजिएगा, चागी हिल्स आंसर नहीं लगाना। चागी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट था, उसके अंदर जो पहाड़ियाँ थी जिस पर न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे उनका नाम था रास्को। फिर पाकिस्तान ने दूसरा तजर्बा किया चागी 2, और वो किया 30 मई को, लेकिन क्योंकि 28 को पहला किया तो उसी को हम यौम तकबीर मनाते हैं। 1998 तब पाकिस्तान ने जो है ना क्या किया था, एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और दश्त तालिब खारान डेजर्ट के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया था, चागी 2 के तजर्बे किए थे। और कोड नेम है हमारे न्यूक्लियर टेस्ट का। फिर कहता है एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इंजन, कि कितना इफेक्टिव होता है, तो दैट इज़ रफली 35 to 40%।
जो डीजल इंजन होते हैं वो क्या होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि ये जो इंजन है ये कार्नाट इंजन ही 100% हो सकता है, जो कि एक आइडियल इंजन है। अदरवाइज प्रैक्टिकली इनकी एफिशिएंसी 35 से 40% है। कहते हैं कि एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर 1971 वॉर, तो हम उसको सिमला एग्रीमेंट बोलते हैं। सिमला एग्रीमेंट हुआ था 2 जुलाई 1972 पाकिस्तान की तरफ से। तब भुट्टो साहब प्रेसिडेंट के जो है ना किरदार अदा कर रहे थे, प्रेसिडेंट थे इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, ये भी MCQs पूछता है, वो प्राइम मिनिस्टर थी। तो सिमला इंडिया के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ 2 जुलाई 1972। तो इस वजह से आपका जो सही आंसर था दैट वाज सिमला एग्रीमेंट। फिर कहता है कि अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन लिक्विड गोल्ड प्योरिफिकेशन, इसका और इस्तेमाल बताएं। तो प्री नेटल स्कैनिंग, यानी कि बच्चों को स्कैन करने के लिए। प्री नेटल का मतलब होता है, नेटल का मतलब होता है बच्चा पैदा हो जाए, उसका नाड़ा काटने तक, उससे पहले पहले जो है ना आप स्कैनिंग के लिए किसको यूज़ करते हो, अल्ट्रासाउंड को। तो प्री नेटल स्कैनिंग वॉज योर राइट आंसर। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर नेम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर का नाम जो है दैट इज़ बेसिकली ड्यूरेड लाइन। इसकी लेंथ पे भी MCQs आता है 2611, 2611 किलोमीटर जो है वो क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर लेंथ है। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि विच SQL स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। तो इसका सिंपल आंसर है कि डिलीट के ऑप्शन से, मतलब कि ऐसे कंप्यूटर में ना चीज़ें आ रही होती हैं, इसको SQL स्टेटमेंट टेक्स्ट बोलते हैं। तो आप डिलीट का बटन दबाएंगे, वो चीज़ों को क्या करता जाएगा, डिलीट करता जाएगा। तो डिलीट ऑप्शन वाज द राइट आंसर। B2C इन द ई कॉमर्स रेफर्स टू, B स्टैंड्स फॉर बिजनेस, C स्टैंड्स फॉर कस्टमर। तो बिजनेस टू कस्टमर जो है वो क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। फिर कहता है अ बाइनरी ट्री हैज़ हाउ मैनी मैक्सिमम चिल्ड्रन पर नोड। बाइनरी ट्री से मुराद ये है कि से फॉर हम ट्री बनाते हैं तो इसके 2 चिल्ड्रन होते हैं, एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट पे होता है। फिर उनके फर्दर 2 चाइल्ड्स पैदा होते जाएंगे। इस तरह से हमारे पास क्या बनता जाएगा, एक ट्री बनता जाएगा, और उसकी हर नोड पे 2 उसके बच्चे होते हैं, 2 न्यू कनेक्शंस होते हैं। देन राइट एंड लेफ्ट, जैसे मैंने ये आपको बना के दिखाया। तो 2 चिल्ड्रन वॉज द राइट आंसर। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। कमीशन इस पे ये भी MCQs पूछता है, सबसे सिक्योर का बताएं हाइपर टेक्स्ट का। तो सबसे सिक्योर जो है HTTPS ही है। फिर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 44, विच सैक्रेड प्लेसेस वर मेंशन्ड इन सूरा 3। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। मक्का मुअज़्ज़मा, द सेफ सिटी एंड कोहे तूर का जिक्र किया गया था, या तूर सिनाई का। फिर कहता है विच इज़ द शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी। सबसे शॉर्ट रेंज जो है वो ब्लूटूथ है, अपने मोबाइल भी कनेक्ट करते हैं। तो सॉरी, अच्छा ओके, तो सबसे जो शॉर्ट है वो क्या है हमारे पास, ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ वुड बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट जो है कहता है कि व्हाट इज द कुकी इन द कंप्यूटिंग। कुकीज़ ये होती हैं बेसिकली, जब भी आप कोई वेबसाइट को ब्राउज़ करते हो, खोलते हो, तो आपके सामने कुकीज़ बाज़-औक़ात आ जाता है। वो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई कर रही होती हैं कि नेक्स्ट जब कभी आएंगे तो वो आपका डाटा जो है वो क्या रखेंगी, वहाँ पर सेफ रखेंगी। तो वो कहता है स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं सेव्ड बाय वेब ब्राउज़र। वो जो वेब का ब्राउज़र होता है वो उनको सेव रखता है ऑन यूज़र डिवाइस, कि आपकी डिवाइस ने एक बार उसको ब्राउज़ किया था, आपका डाटा ही वहाँ पर क्या रहता है, सेव रहता है। तो स्मॉल टेक्स्ट फाइल सेव्ड बाय द वेब ब्राउज़र ऑन यूज़र डिवाइस आर कॉल्ड एज कुकीज़। फिर एक वर्ब है, उसमें प्रेपोजिशन पूछा गया था कि चैरिटी बिगिंस, तो यहाँ पर आएगा एट होम। वैसे भी होम के साथ हम एट यूज़ करते हैं, तो चैरिटी बिगिंस एट होम वाज दी राइट आंसर। फिर कहता है कि ग्लैड एनालॉजी है, क्यास हमने जो है ना करना है, आगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो कैसल, उसके बाद मॉट। कैसल का मतलब होता है कला, कले के गिर्द जो लोग खंदक खोद देते हैं ना, मॉट का मतलब होता है खंदक, उसमें पानी भर दें उस गड्ढे के अंदर। तो ग्लैड भी ऐसा ही होता है कि एक ऐसा गार्डन होता है, वास्ट लैंड होती है, जिसके गिर्द हम वुड्स की बाड़ लगा देते हैं, दीवार लगा देते हैं, जैसे जानवरों के लिए, या घर के इर्द गिर्द भी आप बाड़ लगाते हैं। तो ग्लैड के साथ वुड्स, तो उसी मीनिंग में कैसल के गिर्द क्या बनाते हैं, मॉट। तो वुड्स वुड बी द राइट आंसर। फिर कहता है फॉल्टी रोल। फॉल्टी रोल का मतलब होता है नॉनसेंस।
मतलब जो अहमक हो, उसके लिए जो नाउन यूज़ होता है वो फॉल्डिरॉल यूज़ होता है। फिर कहता है बेनिवोलेंस, तो चैरिटी, बेनिवोलेंस और चैरिटी सेनोनिम है। फॉल्डिरॉल का सेनोनिम जो है वो नॉनसेंस बनेगा, तो नॉनसेंस वुड बी योर राइट आंसर। फिर कहता है कि स्मेयर और लिबल, हीड, इसका क्या बनेगा? ये भी सेनोनिम है। स्मेयर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर तह चढ़ाना, और लिबल का मतलब भी होता है कि किसी इंसान के ऊपर खुशामद करके या किसी तरह की अल्फाज की तह चढ़ाना, मतलब कि दोनों को पेंट करना। आप कहते हैं ना कि फलां बंदे को आज मैं चूना लगा के आया, दैट मीन्स आप पेंट करके आए, आप लिबल करके आए हैं। तो स्मेयर एंड लिबल सेनोनिम है। हीड का मतलब होता है तवज्जो देना, कंसीडर का मतलब भी होता है तवज्जो देना, तो हीड का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कंसीडर। 1 हॉर्स पावर 746 वाट्स के बराबर होती है, बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। फिर टेबल इज़ हैवी, तो हैवी क्या है? हैवी आपके पास क्या था? एडजेक्टिव था, क्योंकि ये हैवी हमें किसके बारे में बता रहा है? टेबल के बारे में बता रहा है। टेबल जो है वो नाउन है, ऐसी चीज़ जो नाउन को क्वालिफाई कर जाए वो आपके पास क्या कहलाती है? एडजेक्टिव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ बेसिकली एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहता है कि फास्टेस्ट टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है खुश्की का, और एनिमल जानवर, खुश्की का तेज़ तरीन जानवर जो है वो कौन सा है? चीता है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर आवर है। सबसे तेज़ तरीन खुश्की के ऊपर दौड़ने वाला जानवर, योर राइट आंसर वाज दी चीता। फिर कहता है डिस्क्रिशन इज़ द बेटर पार्ट ऑफ, ये भी हम पहले कर चुके हैं, डिस्क्रिशन इज़ द बेटर पार्ट ऑफ वेलर, मैं बता भी चुका, एक्सप्लेन भी कर चुका, ये भी हम कर चुके हैं, शायद बच्चे ने रिपीट कर दिए हैं कुछ MCQs। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स दी फायर, कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो क्या आएगा? ड्रेड्स दी फायर। वी डिड नॉट लाइक दिस हाउस एट फर्स्ट बट नाउ वी आर लिविंग हेयर आएगा। अगर आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे तो आगे लिव आना चाहिए था, फिर ये आर भी नहीं आना चाहिए था। बट नाउ वी यूज टू लिव हेयर, अब हम अक्सर यहाँ रहते हैं। तो यूज़ टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आनी थी, तो यूज़ टू का तो इस्तेमाल हो नहीं सकता, बच्चे से गलत लिखा गया। अकेला आर का इस्तेमाल हो सकता है, बट नाउ वी आर लिविंग हेयर, या वी लव लिविंग हेयर भी हो सकता है। कोई ऐसा वर्ब लगाएं, कैंटेटिव वर्ब लगा दें, वी लव लिविंग हेयर, तो आप अपने पेपर के मुताबिक इसको देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर इस स्लाइड के मुताबिक जो आर है वो जो है ना ज़्यादा बेहतर आंसर है। वी आर लिविंग हेयर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा। उसके बाद है प्रीपोजिशन लगानी है। वाज ही अ पार्टी, फिल इन द ब्लैंक्स, क्राइम, पार्टी टू क्राइम होता है, यानी कि क्राइम में शामिल होना, किसी के साथ देना, तो पार्टी टू क्राइम, तो उसी हिसाब से क्या बनेगा? वाज ही पार्टी टू क्राइम, टू वाज द राइट आंसर। फिर कहता है द सिटी वाज क्वाइट, नथिंग हैपेंड, देखिए वही रूम वाला मैंने कहा था, बाद में डिस्कस करता हूँ। नथिंग हैपेंड टू दिस, वहाँ पे दैट लगा हुआ था, दैट नहीं दिस आएगा। नथिंग हैपेंड टू दिस सिटी, दिस वाज द राइट आंसर। फिर कहता है कि बेसिक डेमोक्रेट सिस्टम, बेसिक डेमोक्रेसी का निज़ाम किसने दिया था? अयूब खान ने। 1959, डेट भी याद रखिएगा, 1959 अक्टूबर 1959 को एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, सदारती हुक्मनामा जारी हुआ था। कौन सा? बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डिनेंस 1959, डेट भी याद रखेंगे, कमीशन पूछ सकता है। और ये जो निज़ाम दिया था वो अयूब खान ने दिया था। इनको हम BD मेंबर्स भी कहते थे, बेसिक डेमोक्रेट्स। इनकी तादाद 80,000 थी, बाद में बढ़ाकर 1,40,000 कर दी गई थी। वही BD मेंबर्स ऊपर इलेक्ट करते थे MNAs को। तो बेसिक डेमोक्रेसी का निज़ाम देने वाला अयूब खान, 1959 में हुकूमत भी अयूब खान की थी। उसने ऑर्डिनेंस दिया था प्रेसिडेंशियल बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डिनेंस, अक्टूबर 1959 के अंदर। नेक्स्ट जो है MCQs, वो कहता है कि बैत रिज़वान किसकी वजह से हुआ था? बैत रिज़वान ना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वजह से हुआ था, क्योंकि 6th हिजरा सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उस्मान को मक्का भेजा गया था कि आप जाएं उनसे बात करें, क्योंकि वो आपके कबीले से जो है ना क्या रखते हैं, बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अबू सुफियान हेड कर रहे थे, वो भी बनु उमैया के थे, तो आप जाएं। तो हज़रत उस्मान ने आने में देर कर दी, तो यहाँ गुमान हुआ कि हो सकता है कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया हो। तो 1400 मुसलमान थे, उन्होंने बेसिकली प्लेज लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे रख के कि अगर उस्मान को, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया तो हम उनकी शहादत का बदला लेंगे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बैत मीन प्लेज, रिजवान अल्लाह की रज़ा के लिए। तो बैत रिजवान जो है वो 6th हिजरा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला
अनहो के लिए किया गया था। कहता है पहला तहरीरी दस्तूरी आइन यानी कि पहला कानून जिसको तहरीर किया गया, लिखा गया, तो मिसाक मदीना। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए तो वहाँ पर एक मिसाक, चार्टर, एग्रीमेंट साइन किया। इसके जो टोटल आर्टिकल्स थे वो 47 थे, ये भी याद रखिएगा, जिसमें मुसलमानों के साथ हकूक़ और मुसलमानों के गैर मुस्लिम के साथ हकूक़ जो हैं वो क्या थे, शामिल थे। फिर कहता है कि गज़वा बनी मुस्तलिक में कैद में आई हुई जिस औरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया उनका क्या नाम था? तो उनका नाम हज़रत जवेरिया बिनते हारिस, क्योंकि बनु मुस्तलिक कबीला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली थी कि बनु मुस्तलिक का जो सरदार है हारिस बिन ज़र्रार वो मदीना पे अटैक करने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रीएम्प्टिव अटैक किया था। तो वहाँ का सरदार तो खैर भाग गया था मौके से, जिसका नाम मैंने आपको बताया हारिस बिन ज़र्रार। तो उनकी बेटी थी हज़रत जवेरिया, वो एज़ अ माल गनीमत साथ आई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या किया था, निकाह किया था। तो आपका जो सही आंसर होगा दैट वुड बी हज़रत जवेरिया। फिर है बिल्ली के भागों छींका टूटा, इसका क्या मतलब होता है? ये कहता है कि अनवांटेडली, अचानक, इत्तफाकिया आपको डबल फ़ायदा हो जाए। मतलब बिल्ली तो वैसे ही भाग रही थी, जो चीज़ आपसे नहीं हो रही थी वो करते करते लात मार गई, हो गई। तो बिल्ली के भागों छींका टूटा का मतलब क्या होता है? इत्तफाकिया, दोहरा क्या हो जाना, फ़ायदा हो जाना। सोने की चिड़िया हाथ लगना, तो वहाँ पे आपका क्या आना था? चिड़िया आना था। नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। कहता है कि शहर में एक चिराग था ना रहा, इसमें इल्म बयान की कौन सी सूरत है? तो आपका जो सही आंसर है दैट इज़ बेसिकली इस्तारा, क्योंकि ये जो चिराग है ये किसी शख्स के लिए यूज़ हुआ है। इस्तारा का मतलब होता है उधार लिए गए लफ्ज़। अब देखिए मैं दो चीज़ें लिखने लगा हूँ। मैं कहता हूँ मेरा बेटा चिराग की तरह रोशन है, फिर मैं अपने बेटे के लिए ही कहता हूं मेरा चिराग आ गया। अब मेरा बेटा चिराग की तरह रोशन है, जब मैं ये तराक मानिद सा के लफ्ज़ यूज़ करूंगा तो ये मेरे पास बनेगी तशबीह, क्योंकि तशबीह के अंदर जिस चीज़ को तशबीह दी जाती है वो भी मौजूद होता है। जैसे बेटे को मैं तशबीह दे रहा हूँ, जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है चिराग, वो भी मौजूद होता है, दोनों मौजूद होते हैं। तो उस चीज़ को हम तशबीह बोलते हैं दोनों। और तरा के, सा के, मानिद के लफ्ज़ भी यूज़ होंगे, दैट वुड बी तशबीह। हाँ, अगर ये तरा, मानिद, सा के लफ्ज़ मौजूद ना हो, अकेला चिराग जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही हो वो मौजूद हो, जिसको दी जा रही हो वो भी मौजूद ना हो, तो हम उसको इस्तारा कहते हैं। आसान सी बात है, उसको हम क्या बोलते हैं? इस्तारा बोलते हैं। जैसे मेरा चिराग, यहाँ पे ये जो चिराग है ये क्या है? बेसिकली इस्तारा है, जिसको हमने उधार लिया है अपने बेटे के लिए। तो यहाँ पर देखें कोई शख्स यूज़ हुआ है उस लाइन में? नो, सिर्फ चिराग का लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि शहर में एक चिराग था ना रहा। तो आपके पास जो सही आंसर होगा दैट वुड बी दी इस्तारा। उसके बाद कहता है डूबते को तिनके का सहारा से क्या मुराद है? तो इसका जो सही है कि मुसीबत के वक्त, मुश्किल के वक्त आपको थोड़ी सी भी मदद मिल जाए तो वो इनफ होती है। तो डूबते को तिनके का सहारा, थोड़ी सी मदद भी मुश्किल में मिल जाए तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर वो कहता है वो इस्म या कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, यानी कि काम का करना या होना, ये जो एक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं या फेल बोलते हैं। इस्म की कलमे की 3 टाइप्स होती हैं ना, इस्म, फेल और हर्फ। तो कहता है कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए हम उसे क्या बोलते हैं? फेल बोलते हैं। फिर कहता है एक हाथ से नहीं बजती, ये बड़ी मशहूर ज़रबुल मिसल है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। फिर इसी तरह से सवाल पूछा हुआ था कि ज़रबुल मिस मुकम्मल करें। लातों के भूत खाली जगह से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बातों वाज दी राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके मैथमेटिक्स के कुछ सवाल थे, एक ही चीज़ के ऊपर उसने ढेर सारे सवाल दिए हुए थे। वो कहता है कि x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्स का मतलब होता है 1/y, एक दूसरे के उलट होना। और कहता है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू जो है वो क्या है? 10 है। अगर वो कहता है कि फाइंड x, अगर y की कीमत 5 पॉइंट क्या हो जाए? 4 हो जाए।
पहले तो मैं एक्स और वाई की कीमतें मालूम करूँ, कांस्टेंट की कीमत मालूम करूँ ताकि मैं एक्स और वाई को मालूम कर सकूँ। अगर मैं इस इन्वर्स प्रपोर्शन को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करूँ तो मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही के रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा वाई। उसने हमें खुद बताया हुआ है एक्स 2 के बराबर है, के ओवर वाई जो है वो 10 के बराबर है। तो के की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी निकल आएगी, 10 2 20। तो अब मेरे लिए सवाल हल करना जो है वो आसान हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू के ओवर वाई, अब मुझे के की वैल्यू पता है। अब उसने कहा कि x मालूम करें, के की जगह मैं 20 लिखूंगा, मैं मालूम कर चुका हूं। तो y की कीमत वो कहता है कितनी है, 5.4 है। तो x की जो है ना वो वैल्यू मालूम करें। देखिए मैं जो इशारिया है या डेसिमल है उसको हटाता हूं तो 54/10 हो जाएगा। 20 मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 54, 2 10s are 20 और 2 2s are 4 14 17। तो 100/27 आपका सही आंसर होगा। अगर वो इसको मज़ीद डेसिमल में ले जाता है तो 100 पे मैं अगर डिवाइड करूं 27 को तो 3 पॉइंट समथिंग जो है वो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्योंकि 27 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 से ऊपर चला जाएगा। तो क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलें जी, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, वो भी इससे मिलता जुलता है। वो कहता है कि इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ये लें जी, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y तो x इज़ इक्वल टू के y के बराबर हो जाएगा। वो कहता है x इज़ इक्वल टू 2 के बराबर है, कि y इज़ इक्वल टू 3 के बराबर है। अब k की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 2/3 इज़ इक्वल टू k के बराबर हो जाएगा। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ 10। अब इसी वैल्यू में मैं पुट करता हूँ, x 10 के बराबर है। कहता है k की वैल्यू हमने निकाली है 2/3 है, और जो 10.15 लिखा हुआ है इसमें। x इज इक्वल टू 10.15 इज इक्वल टू 2/3। k की वैल्यू है, y हमने मालूम करना है। अब 2/3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10.15 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू y, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आके डिवाइड हो जाएगा। 3 5s are 15, मैं 1 कैरी करूंगा, 3 1s are 3 प्लस 1 4 पॉइंट वैसे लगा दूंगा, 3 0s are 0, 3 1s are 3 30 को मैं 2 पे डिवाइड करूं, 2 1s are 2, 15 2s are 30, 2 2s are 4 और 5 को 2 2s are 4, तो 15.2 जो है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। 15.2 जो है वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। फिर भी उसी तरह का सवाल है, कहता है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसको एक सवाल आता था वो बाकी भी कर लेगा। वो कहता है कि इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, फिर मैं वही करूँगा, y इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शन को इज़ इक्वल टू में तो k x स्क्वायर आएगा। k x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, ऊपर से स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाऊंगा। y की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई 2 2s are 4, 4 दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड, या उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो के की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 5। अब कहता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y की मुझे वैल्यू बताएं व्हेन x इज इक्वल टू 3। अब x 3 है, के की वैल्यू कितनी है 5, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 3s are 9 इज इक्वल टू 45। तो आपका जो पेपर में आंसर था 45, दैट वाज द राइट आंसर। ये तो चंद MCQs थे जो आप लोगों से ही हमें कलेक्ट हुए थे, मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस भी थी। होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।